अनीता की ज़िंदगी में काफ़ी हद तक सुकून आ चुका था। संजय ने एक अच्छे इंसान का रिश्ता देखकर संध्या की भी शादी कर दी थी। लेकिन विक्रम अनीता से बहुत गुस्सा था। कहने लगा, जब मर्द एक बार औरत पर बढ़-चलनी का इल्ज़ाम लगाता है तो कभी भी सुधर नहीं सकता। तुमने अपने लिए बहुत ही गलत फैसला किया है। अनीता कहने लगी कि मैं अकेली नहीं हूँ, बात को समझने की कोशिश करो। विक्रम, मेरे साथ मेरा छोटा सा बच्चा है और इसे माँ के साथ साथ बाप के प्यार की भी ज़रूरत है। मैं अपने बच्चे को उसके बाप के प्यार से वंचित नहीं कर सकती। और वैसे भी संजय बहुत बदल चुका है, मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से रहता है। अब तो उसकी बहन संध्या भी अपने घर की हो गई है। विक्रम कहने लगा कि अगर तुम्हें ज़िंदगी अपनी ही मर्जी से गुजारनी है तो ठीक है, ये समझो कि भाई का दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अनीता ने विक्रम को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार न था। शायद उसे संजय शुरू से ही पसंद ना था। विक्रम का इरादा था कि वो अपने दोस्त के साथ अनीता की शादी करता, क्योंकि वो उसका जिगरी यार था और अनीता को बहुत पसंद भी करता था। लेकिन फिर संजय का रिश्ता आ गया और वहाँ रिश्ता तय हो गया। उस समय विक्रम की उम्र इतनी ना थी कि वो अनीता के लिए कोई फैसला करता। जिस कंपनी में विक्रम काम कर रहा था वहाँ उसका दोस्त भी था जो उसके साथ मिलकर बिजनेस करना चाहता था, जिससे कि उन्हें अच्छी खासी तरक्की हो सकती थी। लेकिन एक बार जब विक्रम का दोस्त घर आया तो अनीता को देख चुका था। इन्हीं दिनों अनीता नाराज होकर आई हुई थी। अनीता को देखते ही उसके दोस्त ने विक्रम से अनीता के बारे में बात की। विक्रम ने कहा कि उसका जीजा अच्छा नहीं है। उसने धक्के देकर उसकी बहन को बाहर निकाल दिया और वो चाहता है कि अपनी बहन को जीजा से डाइवोर्स दिलवाए। उसके दोस्त ने कहा कि अगर तुम्हारा जीजा तुम्हारी बहन को छोड़ दे तो मैं तुम्हारी बहन से शादी कर लूँगा और बदले में तुम्हें पूरा बिजनेस सेट करके दूंगा, क्योंकि वो इंसान बहुत पैसे वाला था। विक्रम चाहता था कि अनीता की शादी वो अपने दोस्त से कर दे ताकि उसका बिजनेस भी सेट हो जाए। लेकिन अनीता वापस घर जा चुकी थी। संजय के साथ खुश भी थी, लेकिन विक्रम से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो बार बार अनीता को उकसाने की कोशिश करता कि ये तुम्हारे साथ फिर वही करेगा। मर्द का अगर एक बार औरत पर हाथ उठ जाए और वो उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दे तो हमेशा करता रहता है। तुम अपने लिए गलत फैसला कर रही हो। तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी जगह शादी करवा दूंगा। लेकिन अनीता ने मना कर दिया। अनीता का मना करना था कि विक्रम भड़क उठा। कहने लगा, समझो कि भाई के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। उसका दोस्त किसी और लड़की से शादी कर चुका था और विक्रम फिर उसी नौकरी पर रह गया, क्योंकि बिजनेस का पैसा उसका दोस्त उसे नहीं दे रहा था, क्योंकि उसने अनीता से शादी की शर्त पर ही उसे पैसे देने को कहा था। विक्रम बहुत गुस्सा हुआ था। अनीता से सारे रिश्ते खत्म कर चुका था। अनीता को लगा था कि उसका भाई वक्ती तौर पर उससे नाराज है, लेकिन जब उसकी बात समझेगा तो उसे खुद एहसास हो जाएगा कि ज़रा ज़रा सी बात पर घर को उजाड़ा नहीं जाता। औरत को घर बसाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। फिर अर्नव की खातिर वो सब कुछ कर रही थी, जो अपनी माँ से ज़्यादा अपने बाप से अटैच था। और संजय भी उसे बहुत चाहता था। फिर अनीता का भी बहुत ख्याल रख रहा था। अगर मर्द को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो ज़रूरी तो नहीं कि उसे सज़ा दी जाए। अनीता संजय के साथ बहुत खुश थी, लेकिन परीक्षाएं शायद उसके भाग्य में लिखी थीं। एक बार संजय ऑफिस से वापस नहीं आया। हालांकि वो 9 बजे आ जाता था, लेकिन अब 11 बज रहे थे, अभी तक नहीं आया था। फिर उसका फ़ोन भी लगातार बंद जा रहा था। अनीता को परेशानी होने लगी। वो बार बार कभी गेट पर जाती, दरवाज़ा खोलकर देखती। कभी भी संजय ने इतनी देर नहीं की थी और कभी देर हो भी जाती तो फ़ोन करके उसे इन्फॉर्म ज़रूर कर देता कि उसे देर हो जाएगी, ट्रैफिक जाम है। लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं आई थी। अनीता बहुत परेशान थी। कई बार संजय को कॉल कर चुकी थी, लेकिन फ़ोन ऑफ जा रहा था। रात के 1 बजे एक अननोन नंबर से एक कॉल आई। अनीता बहुत परेशानी की हालत में थी। उसने फ़ौरन फ़ोन उठाया तो एक अजनबी था जो कह रहा था कि आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो चुका है और उनका मोबाइल भी टूट चुका है। वो फ़िलहाल अस्पताल में है, इसलिए आप भी पहुंच जाइए और उनकी हालत बहुत ख़राब है। ये सुनकर तो अनीता के पैरों के नीचे ज़मीन निकली थी। उसने अर्नव को गोद में लिया और घर को ताला लगाकर फ़ौरन अस्पताल पहुंची, क्योंकि अब सब अपने अलग अलग घर में रहने लगे थे। वो और संजय वही पुराने घर में ही रहते थे। जब अस्पताल में रिसेप्शन से इमरजेंसी वार्ड का पूछा तो उसने एक तरफ इशारा करके बताया। वो जल्दी से दौड़कर वहां पहुंची थी। जैसे इमरजेंसी वार्ड का दरवाज़ा खोला, सामने स्ट्रेचर पर संजय लेटा हुआ था। आंखें बंद थी, सर से खून बह रहा था, पूरी चादर खून से लाल थी। ये देखकर तो अनीता की जैसे जान निकली थी। भागती हुई वो संजय के पास आई और कहने लगी, संजय आपको क्या हुआ है? संजय उखड़ी उखड़ी सांसें ले रहा था। कह रहा था कि अनीता, अगर मैंने कभी तुम्हारा दिल दुखाया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वो बहुत धीरे धीरे बात कर रहा था। अनीता रोए जा रही थी।
कहने लगी, संजय ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर संजय के पास आया और अनीता से पूछने लगा कि आपके कौन है। वो कहने लगी, ये मेरे हस्बैंड हैं। वो कहने लगा, इनका बहुत खून बह चुका है, जल्दी से ब्लड अरेंज करिए। अनीता कहने लगी, आप मेरा ब्लड ग्रुप चेक करिए, अगर ब्लड ग्रुप मिलता है तो बेशक मेरा सारा खून ले लीजिए, बस मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। वो कहने लगा, देखिए हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनीता का ब्लड संजय के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं करता था। अनीता ने फौरन विक्रम को फ़ोन किया। जब उसे संजय का पता चला तो वो अपनी माँ के साथ फौरन अस्पताल पहुंच गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संजय अनीता को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका था। ये सदमा उसके लिए बहुत बड़ा था। वो रोए जा रही थी, बार बार उसे बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। वो जब होश में आती तो संजय को पुकारने लगती। उसकी माँ संजय के अंतिम संस्कार से पहले अनीता के पास आई, कहने लगी कि आखिरी बार मिल लो, वो हमेशा के लिए जा रहा है। ये सुनकर अनीता रोए जा रही थी। संजय की चिता के पास बैठकर कहने लगी, तुमने तो जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, मैंने तो तुम्हारी खातिर सब कुछ सह लिया था। ये तो मेरे साथ जुल्म है, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ सहा, तुम मुझे इतनी बड़ी परीक्षा में नहीं डाल सकते। लेकिन उसके आंसू बहते रह गए और वो जा चुका था। अर्नव बार बार रो रहा था, पापा पापा पुकार रहा था। अनीता कभी कभी सोचती कि काश ये कोई भयानक सपना हो और उसकी आँख खुले वो तो सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ये एक बहुत कड़वी सच्चाई थी जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता था। अनीता की माँ ने अनीता के घर को ताला लगाया और उसे अपने घर ले आई, लेकिन विक्रम का व्यवहार अनीता के प्रति बदल चुका था। कहने लगा, अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो तुम इस समय ऐश कर रही होती। मैं तुम्हारी शादी एक बहुत अमीर आदमी से करवा देता। क्या मिला संजय से वफादारी करने का नतीजा? वो तो दुनिया से जा चुका है और तुम लाचार होकर बेबस होकर दोबारा से मेरी चौखट पर आकर बैठ गई हो। आज नहीं तो कल मुझे भी शादी करनी है और मैं इतने खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को भी पालूं। ये सुनकर अनीता तो भाई का चेहरा देखती रह गई कि ये वही विक्रम था जो उसके साथ कुछ समय पहले डटकर खड़ा था। शायद तब भी इसका लोभ था, इसे अपने पार्टनर से पैसे चाहिए थे जिसे अनीता पसंद आ गई थी, लेकिन अब वो आदमी किसी और से शादी कर चुका था। विक्रम का मकसद सिर्फ पैसा था। अनीता रोने लगी, कहने लगी, माँ आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। संजय का घर काफी बड़ा है, आधा घर किराए पर चढ़ा दूंगी और कोई ना कोई जॉब करके अपना और अपने बच्चे का खर्चा भी उठा लूंगी। मुझे नहीं चाहिए विक्रम का एहसान। उसकी माँ कहने लगी कि वो भी गुस्से में है, तुम उसकी बातों को दिल पर ना लो। मेरा यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है, विक्रम मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा और तुम अगर अकेली अपने घर चली गई तो मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहेगी। तुम अभी जवान जहान हो और पति न हो तो हर आदमी की नज़र विधवा पर बदल जाती है। तुम इस समाज को नहीं जानती। बेशक विक्रम की बातें कड़वी हैं, लेकिन फिलहाल तुम सुरक्षित जगह पर हो। अभी तो संजय की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई थी कि दोनों बहनें अनीता के पास आ गईं और कहने लगी कि हमें अपने घर से हिस्सा चाहिए। और साथ में विजय का भी यही कहना था। विधवा भाभी को सहारा देने के बजाय तीनों बहन भाई घर में अपना हिस्सा मांगने के लिए पहुंच गए थे। जिस घर को अनीता अपना आखिरी सहारा समझ रही थी वो टुकड़ों में बंटने के लिए तैयार था। अनीता ने कहा ठीक है। उसने घर के पेपर्स विजय के हवाले कर दिए। विजय ने घर को बेचकर अनीता का हिस्सा उसे दे दिया, जिससे अनीता ने छोटा सा एक घर खरीदा था जो कि सिर्फ 2 कमरों का था। उसे किराए पर चढ़ा दिया ताकि उसका किराया आता रहे और वो अपने बच्चे की और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। लेकिन जैसे ही विक्रम ने शादी की, उसकी पत्नी ने तो अनीता को नौकरानी बनाकर रख दिया था। उस पर ऐसे रौब जमाती कि जैसे वो कोई नौकरानी हो। पहले तो वो सारी चीजें खुद पर सहती रही, लेकिन जब विक्रम की पत्नी ने अर्नव के मुंह पर थप्पड़ मारा कि कितना बदतमीज बच्चा है, मेरे परफ्यूम की शीशी तोड़ दी, तब अनीता से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अर्नव को उठाया, अपना सामान बांधा और अपनी माँ के लाख मना करने पर भी अपने छोटे से घर में चली गई। अनीता ने एमए तक पढ़ाई की थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन अगर कहीं जॉब करती तो उसे अच्छी सैलरी नहीं मिलती। उसने घर में एक ट्यूशन सेंटर खोल लिया। वहां उसके पास बच्चे आने लगे, जिससे उसका मुश्किल से गुजर बसर होता था। सबसे पहले वो अर्नव के दूध के पैसे अलग करती, फिर लाइट के पैसे, फिर जाकर जो बचता उसमें अपना गुजारा करती। लेकिन वही उसकी मुलाकात सुषमा से हुई, जो कि एक एनजीओ चलाती थी। सुषमा के बेटे को अनीता पढ़ा रही थी और अनीता का स्वभाव सुषमा को बहुत अच्छा लगा था। सुषमा ने उससे कहा कि अगर वो उसके साथ एनजीओ का काम करे तो वो उसकी अच्छी मदद कर देगी। अनीता कहने लगी कि वो भला क्या मदद कर सकती है। वो कहने लगी कि उसके अंडर में बहुत से अनाथ आश्रम हैं जिसमें बच्चों को रखा जाता है।
लेकिन वहाँ पर अनाथ बच्चों को शिक्षा नहीं दिलवाई जाती। अगर तुम उन बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो तो इन अनाथ आश्रम में जमा होने वाले पैसों से तुम्हें अच्छी सैलरी दिलवा दूंगी और फिर बच्चे भी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। अनीता ने पहले तो अलग अलग अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ वो सिलाई भी सीखने लगी। उसने अपने घर में एक छोटा सा सिलाई सेंटर भी खोल लिया था, जहाँ पर बेसहारा औरतों को सिलाई का काम देती थी और काफ़ी अमीर औरतों से भी उसकी दोस्ती हो चुकी थी, जो बड़े बड़े बुटीक से कपड़े खरीदती थीं। अनीता ने एक बड़ी मार्केट में एक बड़ी दुकान किराए पर ले ली और अपनी सारी जमा पूंजी उसने इस दुकान पर लगा दी। वो औरतों से अच्छे अच्छे कपड़े सिलवाती और उन्हें अपने बुटीक में लगा देती, जो काफ़ी महंगे बिकते थे। समय तो लगा था, लेकिन धीरे धीरे अनीता का बुटीक चलने लगा। अब उसके घर में काफ़ी चीज़ें आने लगी थीं। उसने अपने घर को डबल स्टोरी बना लिया था। अर्नव भी कुछ बड़ा हो गया था, स्कूल जाने लगा था। जैसे ही वो स्कूल से वापस आता, अनीता उसे अपने बुटीक पर ले जाती, वहीं उसे पढ़ाती भी रहती और अपना बुटीक भी चलाती रहती। एक बार उसकी दुकान पर एक दुबई का नौजवान आया, जिसे अनीता का काम बहुत पसंद आया था। वो कहने लगा कि वो उसकी सिलाई के कपड़े दुबई ले जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर ये बहुत महंगे दामों में बिकेंगे। अनीता के कई बनाए हुए कपड़े वो अपने साथ लेकर गया। 25 दिन बाद वो दोबारा आया और अनीता को एक अच्छी खासी रकम दी। वो उसे हैरत से देखने लगी कि आप तो कपड़ों के पैसे दे चुके थे। वो नौजवान कहने लगा, लेकिन वो बहुत महंगे बिके हैं, इसलिए मुझे लगा कि जो कीमत आपने मुझसे ली वो बहुत कम थी। वो एक अच्छी खासी रकम देकर वहां से चला गया और अनीता को एक लंबा चौड़ा ऑर्डर भी देकर गया। अनीता औरतों से कपड़े सिलवाती और कुछ अपने बुटीक में रखती और बाकी के ऑर्डर के कपड़े उस नौजवान को दे देती, जिसकी वो उसे अच्छी कीमत देने लगा था। अनीता की प्रसिद्धि दुबई तक होने लगी, क्योंकि कपड़ों की सारी डिजाइनिंग वही औरतों को बताती थी और उसके डिजाइन किए हुए कपड़े सबको बहुत पसंद आते थे। उसने संजय के नाम से बुटीक खोला था, जो दुबई तक फेमस होने लगा। विक्रम अनीता की कामयाबी को देखकर हैरान रह गया था, क्योंकि उसने अपना छोटा सा घर बेचकर एक अच्छे इलाके में एक ठीक ठाक सा घर खरीद लिया था, जो कि पहले के घर के मुकाबले में बड़ा था। अपनी माँ को भी वो अपने साथ ले गई थी, क्योंकि विक्रम की पत्नी का व्यवहार उसकी माँ के साथ भी अच्छा नहीं था। अर्नव बहुत दिल लगाकर पढ़ रहा था और अनीता चाहती थी कि वो एक कामयाब इंसान बने, लेकिन अब भी जब वो अकेली होती तो संजय को याद करके बहुत रोती थी। लेकिन एक बार जो कुछ उसके साथ हुआ उसके होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। वो दुबई का नौजवान उसे कहने लगा कि आपको चाहिए कि आप अपने काम को और बढ़ाएं और आपको दुबई में भी अपने नाम का एक बुटीक खोलना चाहिए। अगर आप वहां पर जाकर काम करेंगी तो ज़रूर बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकती हैं और नाम भी खूब बढ़ेगा। अनीता अपने लिए तो कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन अर्नव का अच्छा फ्यूचर ज़रूर चाहती थी, इसलिए उसने नौजवान की बात मान ली। वो अर्नव को लेकर दुबई चली गई। उसकी माँ उसके साथ नहीं गई थी, क्योंकि विक्रम उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ घर वापस लेकर चला गया था। उस नौजवान ने अनीता को एक फ्लैट रहने के लिए दिया था और उसी के नीचे एक बहुत बड़ा मॉल था, जो कि बुटीक के बनाए हुए कपड़ों का था, जो कि हज़ारों दिरहम के बिक रहे थे। उस नौजवान ने वहीं पर एक सेटअप उसे बनवा दिया, जिसकी डिज़ाइन वो औरतों को बताती थी और उसी के मुताबिक वहाँ की औरतें बनाती थीं। और वो डिज़ाइन लोगों में इतना फेमस होने लगे कि दिरहम में पैसे आने लगे थे। 2 साल की मेहनत के बाद वो दुबई में भी अपना अच्छा खासा नाम बना चुकी थी और उस नौजवान ने भी खूब पैसा कमाया था। लेकिन उस नौजवान ने ये बात नोट की कि अनीता के काम के अलावा उससे और कोई बात नहीं करती थी। काम के अलावा जो भी टाइम बचता वो अर्नव के साथ बिताती थी। अर्नव एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था। अनीता के सारे सपने बस अर्नव के लिए थे। अर्नव से शुरू होकर अर्नव पर ख़त्म होते थे। उसने अपने लिए तो जैसे जीना ही छोड़ दिया था। लेकिन पिछले कई दिनों से अनीता को ये महसूस हो रहा था जैसे कि वो नौजवान जिसका नाम अक्षय था, जो उसे दुबई लेकर गया था, उसमें इंटरेस्ट लेने लगा है। अक्सर वो अर्नव को अपने साथ गाड़ी में बिठा कर ले जाता, उसे चीज़ें दिला देता, आइसक्रीम खिला देता, कभी कभी स्कूल से भी वापस ले आता। हालांकि अनीता उसे कामों से मना करती थी, कहती थी अर्नव मेरी जिम्मेदारी है और बेहतर है कि मैं अपनी जिम्मेदारी को खुद निभाऊं, लेकिन वो बहाने बनाता था। कहता था मैं वहां से गुजर रहा था इसलिए अर्नव को स्कूल से ले आया। धीरे धीरे अर्नव अक्षय का आदी होने लगा। अब तो अक्सर ही अक्षय घर आ जाता था। अनीता खाना बना रही होती तो अर्नव के साथ बैठकर कभी कैरम खेलने लगता तो कभी लूडो खेलता, कभी उसके साथ बैठकर कार्टून देखने लगता। लेकिन अनीता को ये सब पसंद नहीं था। बातों बातों में ही वो उसे समझाने की कोशिश भी करती कि उसे अपने मामलों में किसी और की इंटरफेयर पसंद नहीं। लेकिन अर्नव अक्षय के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होने लगा था। पहले तो वो संजय के दुख में ही रोता रहता था, बार बार पूछता था मेरे पापा कहाँ गए,
मामा मुझे पापा के पास जाना है, पापा वापस क्यों नहीं आते। अनीता उसे प्यार से समझाती कि वो बहुत दूर जा चुके हैं, वहाँ जहाँ वो जा चुके हैं अब वापस नहीं आएंगे। लेकिन वो हर समय उदास रहता था। बड़ी मुश्किल से अनीता ने अर्नव को संभाला था। उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ लगा दिया था कि तुम्हारे पापा का ड्रीम था कि उनका बेटा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने और तुम अपने पापा का ड्रीम पूरा करो। और अब अक्षय उसे अपना आदी बना रहा था। अनीता नहीं चाहती थी कि जब अक्षय उसकी जिंदगी से वापस जाए, कल को अक्षय की अपनी जिंदगी शुरू हो, उसकी भी पत्नी बच्चे होंगे और फिर वो अर्नव को टाइम ना दे सके तो अर्नव फिर से कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। अर्नव शाम से ही सुस्त था और उसे बुखार हो रहा था। अनीता भी अपने बुटीक से जल्दी ही वापस आ गई थी। अर्नव को बुखार था इसलिए उसके पास ही बैठी थी, हालांकि दवा भी ले आई थी। लेकिन अर्नव बुखार की हालत में भी अक्षय को बुला रहा था। कह रहा था कि मम्मा अंकल होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, प्लीज आप अक्षय अंकल को बुला दीजिए। वो बुखार में भी अक्षय का नाम ले रहा था। अनीता बहुत परेशान हो गई थी। कहने लगी अभी रात है, मैं सुबह ही तुम्हारे अक्षय अंकल को बुला लूंगी। लेकिन वो जिद किए जा रहा था, रोए जा रहा था। बड़ी मुश्किल से अनीता ने उसे संभाला था। उससे वादा किया था कि सुबह उठते ही वो अक्षय को बुलाएगी। जैसे ही सुबह हुई तो अर्नव ने फिर से जिद शुरू कर दी। अनीता को मजबूरन अक्षय को कॉल करनी पड़ी। जैसे ही अक्षय को ये पता चला कि अर्नव बीमार है तो वो फौरन भागा हुआ आया था। अर्नव उसे देखकर फौरन उसके पास चला गया। ये देखकर अनीता बहुत परेशान हुई थी। अक्षय ने उसे सीने से लगा उसका माथा चूमा। कहने लगा इतना तेज बुखार था इससे, अनीता आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आप मुझे रात को ही बता देती, मैं तभी इससे मिलने आ जाता। अनीता ने कोई जवाब नहीं दिया। हम मगर अर्नव जरूर कहने लगा मैंने मामा से कहा था कि अक्षय अंकल को बुला दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन इन्होंने नहीं बुलाया। अंकल आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे। अक्षय उसका माथा चूमने लगा। कहने लगा नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अनीता तो ये सब देखकर चिंतित होने लगी। अर्नव की अक्षय के साथ इतनी ज्यादा अटैचमेंट उसे अच्छी नहीं लग रही थी। एक बार उसने अक्षय से कहा कि आप अर्नव से ज्यादा घुल मिल कर मत रहा करें। अक्षय ने 2 मिनट अनीता की तरफ देखा, फिर कहने लगा क्यों। वो कहने लगी मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा आपका आदी हो जाए। अक्षय कहने लगा मैं समझा नहीं आपकी बात। अनीता कहने लगी आप जानते हैं कि मेरे पति जिंदा नहीं है और अर्नव अपने बाप के साथ बहुत अटैच था और वही अटैचमेंट मैं अर्नव की आपके साथ देख रही हूँ, और जब आप नहीं होते तो वो आपको बहुत मिस करता है। आपकी अपनी भी कोई लाइफ है, कल को आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे तो आपका ध्यान उनकी तरफ बढ़ जाएगा और फिर मेरा बेटा ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा है कि आप इससे दूर रहा करिए। मैं चाहती हूँ कि अर्नव की सारी अटैचमेंट मेरे अलावा और किसी के साथ ना हो। अक्षय कहने लगा कि इसका एक और भी हल है मेरे पास, जिससे अर्नव को बाप का प्यार मिल सकता है और हमेशा मिल सकता है। वो कहने लगा कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। ये सुनकर अनीता का चेहरा तमतमा उठा था। कहने लगी आपको शर्म नहीं आई, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और सारी जिंदगी उसी के नाम पर गुजारना चाहती हूँ। प्लीज आइंदा ऐसी बात मत कीजिएगा और कोशिश करिए कि अर्नव से दूर रहिए। इस बार अनीता का स्वर कठोर था। अक्षय कहने लगा मैं अर्नव से वाकई बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी ये समझा नहीं कि वो मेरा बेटा नहीं। अनीता मैं आपको सहारा देना चाहता हूँ और इसमें कोई पाप नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप सोचकर जवाब दें। अर्नव को बाप के प्यार की भी जरूरत है और अगर आप मुझे इस काबिल समझें तो मैं जिंदगी भर अर्नव को कभी बाप की कमी नहीं होने दूंगा और ना ही आपको जिंदगी में कभी कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मुझे अच्छा नहीं लगता आप दिन भर मेहनत करती हैं और रात अर्नव के साथ गुजारती हैं, आपको आराम का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। अनीता रोने लगी। कहने लगी मैं संजय के अलावा किसी और को अपने दिल में कोई जगह नहीं दे सकती। अक्षय कहने लगा आप मुझे जिंदगी में जगह देने के बारे में सोचिए, बाकी भगवान का काम है। ये कहकर अक्षय जा चुका था, लेकिन अनीता समझ नहीं पा रही थी कि क्या फैसला करे। तो दोस्तों आप ही लोग बताइए कि अनीता को क्या फैसला करना चाहिए। क्या उसे अक्षय की बात मान लेनी चाहिए और उससे शादी कर लेनी चाहिए, या फिर उसे संजय के नाम पर ही पूरी जिंदगी गुजार देना चाहिए। और ये बताइए कि क्या इस कहानी को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए या फिर आगे आप और इस कहानी को सुनना चाहते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हाँ, अगर आपको अनीता की कहानी का ये भाग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आने वाली अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।